कर देता हूँ। हाँ, तो 7 नंबर में एक्सपेंसेस का नाम है। गाइस मेरा आवाज क्लियरली ना है तो मुझे बता दीजिएगा। तो आज हम लोग एटीसी का लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। दैट इज 7 नंबर जो है, दैट इज चिल्ड्रेन। ए प्लीज ये सब आलतू फालतू नाम से कोई ज्वाइन मत करिए, मिर्जापुर वाले एंड ऑल दैट। जो भी हो अपना नाम से ज्वाइन करो प्लीज, मजाक नहीं चल रहा है। हर एक का अपना अपना नाम से ज्वाइन करो। क्लासरूम में जब थे तब अलग बात है, टोटली ऑनलाइन क्लास है तो आई नीड टू काउंट द अटेंडेंस। तो मेक श्योर आप लोग प्लीज अपना नाम से ज्वाइन करो। चिल्ड्रेन एजुकेशन एक्सपेंसेस गाइज, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का एजुकेशन एक्सपेंसेस का 100। क्या बोल रहे हो 100? वो सैलरी चैप्टर है भाई, ये डिडक्शन है, 100 करके नहीं है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का पढ़ाई का जो खर्चा है वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। देखो ये चीज अक्सर क्लाइंट भूल जाता है डिडक्शन क्लेम करने बोलने में। तो आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा तो पूछ लीजिएगा, सर आपका चिल्ड्रन है जो स्कूल में पढ़ता है? तो अगर बोलते हैं हाँ मेरा इतना चिल्ड्रन ये क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा ठीक है सर, उन लोग का जो खर्चा होता है पढ़ाई का वो खर्चा आप मुझे बताइए, बिकॉज उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या खर्चे का आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे आप लिख लो। स्कूल फीस जो होता है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे, सारा चीज का नहीं हो पाएगा। एडमिशन फीस जो है उसको डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। और क्या, सेशन चार्जेस, सेशन चार्जेस जो है ये आप क्लेम कर पाओगे। ये 3 चीज से क्लेम आप कर पाओगे। क्या क्या? स्कूल फीस, एडमिशन फीस एंड सेशन चार्जेस। बाकी डोनेशन, यूनिफॉर्म, स्कूल बस का खर्चा, बाकी जो खर्चा है उसका डिडक्शन आपको क्लेम नहीं होगा। आपका खाली ये 3 चीज का डिडक्शन क्लेम होगा। कौन सा 3 चीज का? स्कूल फीस, एडमिशन फीस एंड सेशन चार्जेस। ये 3 चीज का डिडक्शन खाली क्लेम होगा चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस के अंदर। और 2 चिल्ड्रन का जो खर्चा होता है वही डिडक्शन मिलेगा। अगर किसी का 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो तो ऑब्वियसली स्कूल सभी लोग जाएगा, लेकिन डिडक्शन क्लेम खाली 2 चिल्ड्रन के खर्चे को ही मिलेगा। और खर्चा भी स्कूल का, स्कूल फीस, एडमिशन फीस और सेशन चार्जेस। स्कूल फीस मतलब जो लोग सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हो आप लोग को पता होगा कि मंथली क्वार्टरली आप लोग की फीस पे करना पड़ती है स्कूल में, तो दैट इज द स्कूल फीस। एडमिशन के टाइम पे जो पैसे देना पड़ता है एडमिशन फीस एंड ऑल दैट। और एक क्लास से दूसरा क्लास प्रोमोट होने पे जो पैसा देना पड़ता है दैट इज द सेशन चार्जेस। तो आई थिंक आप लोग जब स्कूल में क्लास 8 9 10 में जब पढ़ते थे तो ये सब चार्जेस के बारे में आप लोगों को पूरा नॉलेज हो गया होता है, मतलब आपको पता चल गया होता है कि कितना एक्सपेंसेस होता है नहीं होता ऑल दैट। तो वही चीज, बट ये सब छोड़ के हम लोग का और भी खर्चा होता है सर, पढ़ाई का इतना खर्चा थोड़ी है, और भी है। जैसे सर ट्यूशन फीस, हम लोग अगर स्कूल बस अवेल करते हो तो बस का चार्जेस। सर यूनिफॉर्म भी खरीदना पड़ता है स्कूल से, पता है, तो वो खर्चा होता है। बहुत बार डोनेशन करना पड़ती है स्कूल में बहुत वेलफेयर काम के लिए, तो वो भी एक खर्चा होता है। तो वो सब खर्चा यहाँ पे डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। डिडक्शन के लिए ओनली एलिजिबल होगा आपका ये। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि सर आपका स्कूल फीस जो होता है, नहीं तो चलिए यहाँ पे स्कूल का होगा एंड कॉलेजेस का भी होता है। यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर मतलब खाली स्कूल का एंड कॉलेजेस का। आईसीए का फीस के लिए डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का ही मिलता है। आईसीए का खर्चा, आकाश इंस्टीट्यूट का खर्चा, ये सब जो खर्चा होता है इसका नहीं मिलेगा आपको। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? कोई डाउट परेशानी है इतना तक आप लोग का? शैल आई मूव ऑन?
चलो आगे बढ़ते हैं। अपने मेरे घर के सामने तो अंधेरा हो गया यार, इतना बादल आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट इज, और एक पॉइंट लिख लो इसके अंदर, एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन इंडिया। आप अगर फॉरेन में जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन का पढ़ाई करने के लिए, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन इंडिया। एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशन का बात हम लोग करेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन? कुछ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ। नो मैडम, फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी नहीं। फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसा डिग्री कोर्स कराता है क्या? महिमा जी पहले बोलिए। जो रेगुलर डिग्री कोर्स है वो क्या ऑनलाइन प्रोवाइड होता है? मतलब जो डिग्री जैसे कि ग्रेजुएशन डिग्री जिसको मानते हैं हम लोग, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो या कोई, अच्छा ऐसा अगर हो तो आंसर इज नो। फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई भी चीज आपको यहाँ पे नहीं होगा। मतलब फॉरेन का अगर ऑनलाइन क्लासेस या जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो उसका नहीं होगा, मतलब उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए और इंडिया से एफिलिएटेड ही होना चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ, बिकॉज वो रेगुलर एजुकेशन नहीं है। आप जो ऑनलाइन क्लासेस का बात कर रहे हो वो रेगुलर एजुकेशन का नहीं है, कोई डिस्टेंस लर्निंग या कोई अपग्रेड वाला कोर्स ही होगा। क्योंकि कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, यूएस, कनाडा, वो लोग का रेगुलर कोर्स तो ऑनलाइन वो लोग प्रोवाइड नहीं करेगा। अभी कोविड के लिए अलग नियम हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर मैनर। तो रेगुलर मैनर पे जो रेगुलर डिग्री कोर्स होता है, जिसको हम लोग रेगुलर कोर्स बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है इंडिया में डिस्टेंस लर्निंग भी होता है। डिस्टेंस लर्निंग जानते हो ना? इग्न्यू करते हैं, आरबीयू करते हैं, जहाँ पे आपको डिस्टेंस लर्निंग मिलता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो इस तरह का नहीं, रेगुलर एजुकेशन मतलब जैसे हम लोग ग्रेजुएट हुए कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके, जैसे मास्टर्स वगैरह कंप्लीट किया, उस तरह का बात हो रहा है। सो कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, पीपीएफ, पीपीएफ मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आप अगर पीपीएफ पे पैसा डाल रहे हो तो आपको रिडक्शन मिलेगा। बहुत सारा फैमिली पीपीएफ में पैसे डालते हैं। उसके बाद क्या है? कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है। सो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ओनली। नेक्स्ट है मेरा कंट्रीब्यूशन एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जो सॉरी, आरपीएफ इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ इज आपका आई मीन सॉरी, जैसे जीपीएफ, एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है हम लोग का, जो सॉरी ये आम नॉन गवर्नमेंट के लिए होता है, मैं गलत बोल दिया। दिस इज फॉर नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ये नॉन गवर्नमेंट, और ये भी आपका सेम रहेगा। और यहाँ पे लिखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। ओके नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन नाबार्ड। आप लोग लिखते जा रहे हो? तो आरपीएफ एंड ईपीएफ, 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 हाँ आरपीएफ का पार्ट ईपीएफ होता है, सही है। इन्वेस्टमेंट इज नाबार्ड बॉन्ड, ओके। हाँ सरन सेम है, उसी का एक पार्ट होता है। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉइज का जो पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन नाबार्ड बॉन्ड। पॉइंट नंबर 12। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन होता है, पता है आप लोग को? सेविंग्स अकाउंट।
डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, ओके। नेक्स्ट 13, contribution in superannuation fund, deposit in senior citizen scheme, deposit in senior citizen account, not scheme, senior citizen account। बैंक में देखना सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अकाउंट होते हैं, तो उसमें डिपॉजिट करोगे तो ऑब्वियसली आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अच्छा, म्यूचुअल फंड में हर चीज में नहीं होता है, वो स्कीम होता है म्यूचुअल फंड का जो एटीसी में क्वालिफाई होगा उसी में करोगे तो मिलेगा। हर एक स्कीम जो होता है म्यूचुअल फंड का सब एटीसी एफिलिएटेड नहीं होते, तो आपको निवेश करने से पहले अच्छे से वो पढ़ लेना होगा। मतलब इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना है कि इसमें एटीसी वाला बेनिफिट है कि नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में नहीं होता। इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें लगभग ये मिलता है। डेट ओरिएंटेड या हाइब्रिड फंड जो होता है उसमें ये नहीं मिलता है लगभग। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस, ये एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम माना जाता है। मैं सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट सारा चीज को। टोटल 16 आइटम है, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, महिमा जी बोल रहे डन। बाद बाकी लोग आप लोग का ओपिनियन बताइएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? आगे बढ़े, स्टार्ट करें डिस्कशन। चला स्टार्ट। इसका मतलब क्या है सुनिए ध्यान से। एकदम मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हम लोग का कि एटीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से हम लोग को एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, हम लोग को ये पढ़ना था, राइट? हाँ सर, हम लोग को ये पढ़ना था कि एटीसी कहाँ का एप्लीकेबल है, नहीं है, एंड ऑल दैट। तो चलिए शुरू करते हैं, एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एटीसी के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सर हाउसिंग लोन रिपेमेंट। गैस प्लीज, मैं 16 पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ आने वाले 10 मिनट के अंदर। आप लोग अच्छे से मुझे बात को सुनने की कोशिश करिए, समझिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात क्या था? सबसे पहला बात था कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग हाउस में इन्वेस्ट, अच्छा हाउस में इन्वेस्ट नहीं किए, हम लोग घर जो है वो लोन लेके बनाए। गैस हम लोग लोन लेके घर बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन है कि नहीं है हम लोग के पास? यस सर, डेफिनेटली है, हम लोग के पास है। हम लोग लोन लेके घर बना सकते हैं। तो अगर आप लोन लेके घर बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग योर हाउस और बाइंग योर हाउस, अगर आप लोन लेके बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए ईएमआई पे करना पड़ेगा, राइट?
क्या पे करना पड़ेगा हम लोग को सर? ईएमआई वगैरह पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ईएमआई पे कर रहे हो लोन लेने के बाद, तो ईएमआई का दो पार्ट होता है, प्रिंसिपल होता है एज वेल एज इंटरेस्ट होता है। तो आपको एटीसी में कौन सा बेनिफिट मिलेगा? आपको एटीसी में बेनिफिट मिलेगा जितना प्रिंसिपल रिपे करोगे उतना। हम लोग का अगर 12 मंथ के अंदर 12 मंथ का ईएमआई अगर नहीं पे करे, तो क्या पूरा प्रिंसिपल अलाउड है कि जितना ईएमआई पे करेंगे उतना प्रिंसिपल का, सॉरी उतना ईएमआई का प्रिंसिपल अलाउड है? सर फिर से बोलिए। सर एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में अगर हम लोग 12 ईएमआई पे नहीं करें, तो क्या हम लोग का टोटल 12 ईएमआई का प्रिंसिपल अलाउड है कि जितना ईएमआई पे करेंगे उसका प्रिंसिपल अलाउड है? क्या बोलते हो दोस्तों? जितना पे करेंगे सर उसका। जितना ईएमआई पे होगा, जितना ईएमआई पे होगा उसका प्रिंसिपल पार्ट हम लोग को अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। ओके, बिकॉज एटीसी किस में अलाउड होता है? कैश बेसिस। वेरी गुड, जितने लोग आंसर रिकॉग्नाइज कर लियो सुपर, याद रहेगा आप लोग को। अच्छा, ये ईएमआई के ब्रेकअप, प्रिंसिपल इंटरेस्ट का ब्रेकअप कहाँ मिलता है? ये जो ईएमआई का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप कहाँ मिलता है? सर ये ब्रेकअप मिलता है रीपेमेंट शेड्यूल में, जहां पे पर मंथ का ईएमआई का ब्रेकअप दिया हुआ रहता है। तो आप लोग एक बात बताओ, रीपेमेंट शेड्यूल में कौन सा मंथ से कौन सा मंथ लेना है? अगर मैं रिपेमेंट शेड्यूल दे दूं आप लोग को और 12 मंथ का ईएमआई अगर ढूंढने बोलूं, तो कौन सा मंथ से लेके कौन सा मंथ तक जाओगे आप लोग? मई टू अप्रैल, एब्सोल्युटली गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि जो मंथ का ईएमआई का बात हो रहा है वो मंथ का ईएमआई उसी मंथ ड्यू नहीं होता है, वो मंथ का ईएमआई ड्यू होता है नेक्स्ट मंथ में। तो अप्रैल में जो ईएमआई हम लोग पे कर दिए हैं, ये अप्रैल का जो ईएमआई ड्यू हुआ था वो मार्च का था। तो अप्रैल का कब से होगा? मई से। और हम लोग का सिमिलरली मार्च का ईएमआई कब ड्यू होता है? अप्रैल में। तो हम लोग रिपेमेंट शेड्यूल का मई मंथ से अप्रैल मंथ तक जितना ईएमआई रहेगा सबका प्रिंसिपल कॉलम टोटल करूंगा। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ रिपेमेंट शेड्यूल दिखता कैसे है। रुको, मेरे पास है एक बार, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर मेरे पास है तो मैं अभी शेयर कर दूँ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में। अब जस्ट एक बार गो थ्रू करो, रिपेमेंट शेड्यूल इस तरह का दिखता है। मिल गया। थोड़ा सा हेजी है, बट देख लेना, डेट वाइज चेक हो जाएगा, ठीक है? देख लो एक बार, आप लोग को मैं सेंड कर दिया हूँ। गैस देखो, इस तरह का चीज दिखता है। देखो वहां पे ब्रेकअप दिया हुआ है, देखो एक बार। प्रिंसिपल और ईएमआई अमाउंट कितना है? ईएमआई अमाउंट है 7865। तो उसमें देखो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है, देखो ब्रेकअप दिया हुआ है। तो रिपेमेंट शेड्यूल कुछ इस तरह का होता है। आप थोड़ा सा डेट कॉलम में आओ, डेट साइड में आओ। ये इंडसइंड बैंक का है, हाँ इंडसइंड बैंक का बैंक लोन रिपेमेंट स्टेटमेंट है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। एक बार इस साइड में आ जाओ, एक बार डेट्स कॉलम में आ जाओ। तो यहाँ से कौन सा मान से लेना है? अगर मैं 2021 का बात करूं, 2021 फाइनेंशियल ईयर का अगर बात करूं, तो आप लोग कहाँ से लोगे? कौन सा डेट से लोगे बताओ यार? क्या 4/4/2020 से लोगे कि 4/5/2020 से लोगे? कम ऑन यार, एक प्रैक्टिकल चार बता पाँच दो। 2000। करेक्ट, 4/5/2020 से कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक लेंगे? कहाँ तक लेंगे बोलो? 4/4 की 4/3? सर अप्रैल
4/4 तक। 4/4/2021। तो यहाँ पे देख लो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों है, तो क्या आप लोग ऐड नहीं कर पाओगे? तो गाइज ऐसा रिपेमेंट यस सर। शेड्यूल अगर आ जाए तो क्या बहुत टफ हो जाएगा आप लोग के लिए ढूंढना, कि आराम से ढूंढ लोगे? आराम से ढूंढ लेंगे, पहले फाइनेंशियल ईयर तय कर लेंगे, देन आराम से ढूंढ लेंगे। समझे? यस सर। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग? कोई किसी का शक या सवाल? नो सर। चलो नेक्स्ट। सर एनएससी परचेस, तो एनएससी का मतलब क्या है? अच्छा, ये रिपेमेंट शेड्यूल आपका क्लाइंट के पास रहेगा, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये वो दे देगा, वो प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो बैंक में आप ये करोगे, वो बैंक आपको दे देगा, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनएससी परचेस। सर एनएससी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एनएससी अगर बाय करके रखेंगे हम लोग, तो एनएससी का इंटरेस्ट हम, सॉरी, एनएससी का जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो हम लोग एटीसी में क्लेम करेंगे। अच्छा, इंफ्रा बॉन्ड अगेन एक इन्वेस्टमेंट का नाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, गवर्नमेंट इशू करता है हर साल। ओके, तो गवर्नमेंट जब इशू करेगा इंफ्रा बॉन्ड, अगर आप ले लेते हो, तो उसमें आप जितना पैसे इन्वेस्ट करोगे आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। यूलिप का बारे में आप लोग को बोले थे पढ़ लेने का, कोई इंश्योरेंस प्लान होगा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, बट इसका कुछ तरीका अलग होता है, एलआईसी की तरह नहीं होता है। तो एक बार उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है सर फिफ्थ अमाउंट, दैट इज फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years और मोर। सर बैंक में पता है छोटा फिक्स डिपॉजिट भी होता है, 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, अब जगह पता करना सर होता है ऐसा। बोलो बोलो। बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, ये जो आप बोले हैं कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, तो उसमें तो 1.5 लाख तक हम लोगों को डिडक्शन मिल सकता है। हाँ आप बोले मतलब कि वही, जितना इन्वेस्ट करते हो उतना। जितने इन्वेस्ट होता है एलिजिबल है, बट मैक्सिमम आपको 1.5 लाख ही मिलेगा, मेरा कहने का मतलब वही है। ऐसा नहीं कि 10-12 लाख कर दोगे पूरा मिल जाएगा, नथिंग। अच्छा अच्छा। मतलब जितना दायरे में रह के आप कर हाँ सकते अच्छा अच्छा, सॉरी। हैं, जितना दायरे में रह के कर सकते हो आप। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक या ठीक है सर। आगे बढ़ू? ओके फाइन। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसके बारे में मुझे कुछ बोलना है, तो हेडिंग करो नोट्स ऑन एलआईसी। नोट्स ऑन एलआईसी। गाइस एटीसी पढ़ाने में मुझे एक क्लास, पूरा एक क्लास लगता है। तो क्यों लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई इट इज टेकिंग इतना, मतलब क्यों लग रहा है? जस्ट बिकॉज हम लोग का मतलब क्या बोलूं, इतना सारा वेराइटी है, इसलिए लग रहा है। ओके, तो एलआईसी के बारे में सुनना है कुछ? हाँ सर। सुनो, ध्यान से सुनो, बिकॉज आपको सबको पता है कि आज के डेट में इंडिया में एक फैमिली छोड़ के एक फैमिली को आपको ये एलआईसी मिलेगा। तो एलआईसी का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से जानना है। देखो, पढ़ने के लिए तो सबको पता है कि मतलब सर इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी करेंगे तो डिडक्शन 80 से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। सोचना है कि हम लोग का कि सर आप किस बारे में बात करो, कैसे डिडक्शन मिलेगा, कौन डिडक्शन क्लेम करेगा। तो थोड़ा मिर्च मसला डालते हैं हम लोग, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि एलआईसी का पॉलिसी किन किन के नाम पे लेने से एलिजिबल है। तो ये बात ऑलरेडी हम लोग को पता है। हम अपने नाम पे लेंगे तो अलाउड है, स्पाउस के नाम पे लेंगे तो अलाउड है, और चिल्ड्रन के नाम पे लेंगे तो अलाउड है। ये सब छोड़ के और किसी के ऊपर भी अगर इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, इंश्योरेंस तो ले ही सकते हैं, पेरेंट्स के नाम पे ले सकते हैं, रिलेटिव के नाम पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या नहीं मिलेगा? उसके लिए मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा।
एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? उनके लिए मुझे डिडक्शंस नहीं मिलेगा। सब लोग को समझ आ रहा है धीरे धीरे क्या बोल रहा हूं मैं? गैस मेरा आवाज जा रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, तो सर आज अगर हाँ सर। कोई बंदा खुद के नाम पे प्रीमियम जमा कर रहा है, प्लस स्पाउस के नाम पे प्रीमियम भर रहा है, प्लस चिल्ड्रन के नाम पे भी प्रीमियम भर रहा है, सर फैमिली का जो गार्जियन होता है, जो अर्निंग मेंबर होता है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबका फ्यूचर जितना हो सकता है सेफ एंड सिक्योर्ड करने के लिए सब डिसीजन लेना। सेफ एंड सिक्योर्ड इन द सेंस फाइनेंशियली सेफ एंड सिक्योर्ड, चलो दैट्स व्हाई ये डिसीजन लेना होता है। तो आपसे मेरा सवाल एकदम सिंपल है, आज अगर कोई बंदा या कोई बंदी अगर इन तीनों के नाम पे अगर एलआईसी का प्रीमियम भर रहा है, इसका मतलब पॉलिसी होल्डर तीनों अलग अलग है, बट प्रीमियम कोई एक जन पे कर रहा है। यार जब इनके नाम का पॉलिसी मैच्योर करेगा तो पैसा इनको मिलेगा, जब इनके नाम के पॉलिसी मैच्योर करेगा तो पैसा इनको मिलेगा, और इनके नाम पे जब पॉलिसी मैच्योर करेगा तो पैसा चिल्ड्रन को मिलेगा, वो भी 10 साल 15 साल 20 साल जितना दिन का टेनियर है उतना दिन का बाद। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि इन तीनों के नाम पे अगर पॉलिसी लिया जाए तो प्रीमियम एक ही जन भर रहा है, वो है ये भाई साहब या ये मैडम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? जो प्रीमियम पे कर रहा है क्या वो डिडक्शन क्लेम करेगा, कि जिन जिन लोग के नाम पे पॉलिसी है वो लोग अपना फाइल में डिडक्शन क्लेम करेगा? गाइस मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पहले। कोई बंदा है या कोई बंदी है जो अपने नाम पे, स्पाउस के नाम पे एंड चिल्ड्रन के नाम पे प्रीमियम पे कर रहा है, लेकिन पॉलिसी तीनों अलग अलग नाम का है, पॉलिसी होल्डर तीनों अलग अलग है। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर ये तीनों प्रीमियम का पॉलिसी का प्रीमियम अगर किसी एक जन भर रहा है तो उसका डिडक्शन किन को मिलेगा? जो प्रीमियम पे कर रहा है उनको मिलेगा, कि जिन जिन लोग के नाम पे पॉलिसी है वो अपना अपना फाइल में क्लेम करेगा? क्या लगता है आपको? सबका आंसर आ गया मोर और लेस? सर जो प्रीमियम पे कर रहा है एब्सोल्युटली उसको करेक्ट, उसको मिलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो लोग आंसर दिए हो प्रीमियम पेयर, कौन कौन दिए हो आंसर? शरण, महिमा, विशाल एंड तोशाली, यस, एंड जो अरविंद तुम जो बोल रहे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इन केस में प्रीमियम जो भरेगा, प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम पे करेगा वो ही क्लेम करेगा। मतलब 80C का कैलकुलेशन पूरा सिंपल है, जो पैसा देगा डिडक्शन वही क्लेम करेगा, भले ही पॉलिसी किसके नाम पे हो, भले ही पॉलिसी उसके नाम पे हो या उसका चिल्ड्रन के नाम पे हो या उसका स्पाउस के नाम पे हो, प्रीमियम जो पे करेगा डिडक्शन तो वही क्लेम करेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? ये बात में किसी कोई दुविधा है, यस सर। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ू, दूसरा क्वेश्चन पे जाऊं। अच्छा, एलआईसी को एक तरह का आप लोग क्या मानोगे, इन्वेस्टमेंट मानोगे? कम ऑन यार, एलआईसी को एक तरह का क्या मानोगे आप लोग, क्या इन्वेस्टमेंट मानोगे? आंसर इज यस सर, एलआईसी को हम लोग एक तरह यस क्या सर, मानेंगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ऑब्वियसली इट इज अ इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट मानेंगे एलआईसी को। तो एक बात अब बताइए, इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं? इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं, राइट? तो आज अगर मैं एलआईसी प्रीमियम भर रहा हूं, मेरे नाम पे पॉलिसी है, आज अगर मैं एलआईसी प्रीमियम भर रहा हूं, मेरे नाम पे पॉलिसी है, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानूंगा। इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी, इन्वेस्टमेंट इन एफडी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ऐसे करके मैं क्लासीफाई करूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का लिस्ट क्लासीफाई होगा ऐसे करके। तो मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इन एलआईसी, तो बैलेंस शीट में जरूर दिखाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अमाउंट आएगा, क्योंकि जब हम लोग एलआईसी करते हैं तो उसका एक पॉलिसी वैल्यू होता है। पॉलिसी वैल्यू मतलब जितना अमाउंट का पॉलिसी आप ले रहे हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो। तो एक होता है क्या, पॉलिसी वैल्यू। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है सम एश्योर्ड। सेकंड क्या होता है आपका? सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब जितना पैसा मैच्योरिटी में आपको देने का वादा किया कि इतना आपको पैसा मिलेगा। ये सम एश्योर्ड कहां रहता है? एलआईसी का एक पॉलिसी बॉन्ड होता है। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाए हो या आप कराने वाले हो
तो आप प्रीमियम पे करने कुछ दिन बाद एक बॉन्ड आता है, जो बॉन्ड पे आपका पॉलिसी का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, और वो बॉन्ड को संभाल के रखना होता है। लोग बोलते हैं कि पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम पे वो बॉन्ड इशू करना पड़ता है, मतलब वो पॉलिसी बॉन्ड वो दिखा के पॉलिसी क्लेम करना होता है। तो उसमें एक अमाउंट लिखा रहता है, सम। सम मतलब है पैसा, अमाउंट। एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब इतना पैसा आपको मिलेगा ही। तो सम एश्योर्ड बोल के एक चीज दिखाया रहता है, सम एश्योर्ड। तो वो एक वैल्यू होता है, और एक होता है जो प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग। एक क्या होता है, हम लोग जो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं और बैलेंस शीट में मेरा इन्वेस्टमेंट साइड में अगर मैं लिखूं कि इन्वेस्टमेंट इन LIC, INV मतलब इन्वेस्टमेंट, चलो पूरा लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट इन LIC, अगर मैं पूरा से लिख दूं इन्वेस्टमेंट इन LIC, तो इसमें मैं कौन सा अमाउंट रिकॉग्नाइज करूं? क्या मैं पॉलिसी वैल्यू को लिख दूं? मान लो मेरा पॉलिसी वैल्यू 10 लाख, क्या यहाँ पे 10 लाख लिख दूं? मेरा सम एश्योर्ड है मान लो 15,50,000, तो क्या ये लिख दूं? और प्रीमियम में भरता हो हर साल 20,000 करके, कौन सा अमाउंट लिखूं? बैलेंस शीट में जब आएगा मैं कौन सा अमाउंट लिखूं? पब्लिक बोल रहे हैं प्रीमियम पेड। वाह, कैसे पता चला आप लोग को? गेस वर्क कर रहे हो क्या? कभी हम बताए थे कि कहीं और जगह से सुने हो? नो, नो सर। तो कैसे गेस वर्क? सर ये पॉलिसी वैल्यू और साम एश्योर्ड ये तो बहुत दिनों के बाद इन्वेस्टेड होगा, बट अभी जो बैलेंस शीट इस साल बन रहे तो अभी इस साल में कितने इन्वेस्ट किया है वही तो दिखाना पड़ेगा। अरे वाह चलो बढ़िया है, अगर ऐसा सच में आप सोच के बोलो तो काबिले तारीफ है। ये तारीफ है, काबिल है, जो भी शब्द है वो बैठा लो अपने लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट LIC में लिखना होगा प्रीमियम पेड। श्रुति अभी हम कहाँ बोले? प्रीमियम पेड टिल डेट। टिल डेट तक जो प्रीमियम पे करेंगे वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, खाली 20,000 नहीं। आज अगर मैं 5 साल से LIC का प्रीमियम भर रहा हूं तो 5 साल में जितना प्रीमियम भरा हूं सब यहाँ पे आएगा। समझ में आई बात? डन। तो आज अगर आप 2 साल से प्रीमियम भर रहे हो तो 2 साल में टोटल जितना प्रीमियम आप भरे हो वो टोटल करके आप यहाँ पे डालोगे। कहाँ डालोगे? ये बैलेंस शीट में डालोगे, इन्वेस्टमेंट LIC प्रीमियम पे टिल डेट बोल के। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको ये बात समझ में आया? यस, यस नो? अब दूसरी बात बताऊं, दूसरा क्वेश्चन पूछूं? इसमें क्लियर नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पॉलिसी वैल्यू में क्यों लिखूं? ऑब्वियसली ये तो सर जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक तो नहीं होगा। सम एश्योर्ड मतलब सर ये तो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, इतना मेरा मिलेगा, ये वादा किया है इतना मुझे मिलेगा। और प्रीमियम पेड क्या है? प्रीमियम मतलब हर साल जो प्रीमियम कर रहा हूँ। 80C में कौन सा आएगा? बहुत ही सिली क्वेश्चन। 80C में कौन सा आएगा? कौन यार, इतना टाइम नहीं लगना प्रीमियम पेड चाहिए। 20,000 आएगा, ऑफ कोर्स। 80C में हर साल कितना आएगा? जितना जितना प्रीमियम प्रीमियम पे कर उतना रहे आएगा। उतना वो आएगा। एग्जैक्टली 20,000 आएगा। अब मेरा दूसरा सवाल, ध्यान से दोस्तों, हाँ प्लीज। सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि थोड़ी देर पहले हम बोले थे कि हम LIC ले रहे हैं मेरे नाम पे, स्पाउस के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे, से फॉर एग्जांपल, और तीनों का प्रीमियम हम भर रहे हैं। तो डिडक्शन तो आप ही लोग मुझे कंफर्म कियो ना कि पेयर को मिलेगा, मतलब जो प्रीमियम पे कर रहा है डिडक्शन उसी को मिलेगा। सर फिर से बोलिए, जो प्रीमियम पे कर रहा है डिडक्शन उसी को मिलेगा। जो प्रीमियम पे कर रहा है डिडक्शन उसी को मिलेगा। बोल चुके हो? तो बैलेंस शीट में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट इन LIC बोल के लिखेंगे तो वहां पे क्या हम लोग तीनों पॉलिसी का प्रीमियम ऐड करके लिखेंगे कि जो मेरे नाम पे है वही लिखेंगे? सर जो हम प्रीमियम पेड कर रहे हैं मेरे नाम पे, हाँ बोलो अरविंद, कंप्लीट करो। मेरे प्रीमियम पेड हो रहा है सर, वो हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। भाई आप लोग ये तो तेज कैसे हो गए यार, मतलब एक क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार, सच में गुड रिस्पॉन्स गाइस। अगर कॉमन सेंस से आंसर दे रहे हो तो सुपर्ब है, आई लाइक दिस।
एंड आंसर इज ऑफ कोर्स मेरे नाम पे जो पॉलिसी होगा, बैलेंस शीट तो मेरा है ना, तो मेरा बैलेंस शीट में मेरा इन्वेस्टमेंट ही आएगा। तो चलिए आपके बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट ही आएगा। आपका स्पाउस का, आपका चिल्ड्रन का क्यों डालोगे? वो तो उन लोग के नाम पे पॉलिसी है, मैच्योरिटी में अमाउंट तो उन लोग को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट वो अपने अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगा। आप रिकॉर्ड करोगे आपका नाम पे जो है, तीनों का नाम का नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। उसका पैसा किसको मिलने वाला है? जिनके नाम पे पॉलिसी है उनको मिलेगा। भले ही प्रीमियम आप पे करो, लेकिन बैलेंस शीट में आप अपना वाला ही रिकॉर्ड करना, आप अपना वाला रिकॉग्नाइज करना। जो आपका है वो रिकॉर्ड करेगा, जो आपका नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं करिएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? ये पूरा कंफ्यूजन, खिचड़ी पूरा क्लियर हुआ? संभाल लोगे? यस सर। टेस्टी था ये खिचड़ी, टेस्टी था आप लोग के लिए? ऐसा हो सकता है मार्केट में? सर ऐसा ही होता है, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा ही होता है सर मार्केट में। आज के डेट पे आप जाइए, कोई भी इंडियन फैमिली को देखिए, फैमिली का जो अर्निंग मेंबर होता है वो सबके लिए पॉलिसी प्रीमियम भरते हैं। अब वो जब अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनका कंसल्टेंट जब बैलेंस शीट बनाते हैं उनके लिए, तब बैलेंस शीट में खाली उनके नाम पे जो पॉलिसी है वो ही आता है। तो लॉजिकली वही आना चाहिए, क्योंकि आपका हक जिसमें है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका हक है, वो इन्वेस्टमेंट आपका है, जिसका पैसा आपको मिलने वाला है। किसी और का नाम के इन्वेस्टमेंट आप अपने अकाउंट से क्यों रिकॉग्नाइज करोगे? तो आप बोलोगे सर प्रीमियम पेड, अरे वो तो डिडक्शन आप ले ले रहे हो। आप जो प्रीमियम दे रहे हो उसका बेनिफिट तो आपको दिया जा रहा है ना। कहाँ दिया जा रहा है सर? आपके इनकम से कम कर दिया जा रहा है। डिडक्शन क्लेम करना मतलब तो एक तरह तो इनकम ही कम कर देना ना। तो कौन यार, आज मैं एलआईसी में, आई मीन एटीसी में डिडक्शन अगर क्लेम करूं, इसका मतलब क्या है? मेरा ग्रॉस इनकम कम हो जा रहा है ना। मेरा जो ग्रॉस इनकम है वो डिडक्शन क्लेम करने यस से सर। कम हो जा रहा है, राइट? तो सर आपको तो बेनिफिट दिया जा रहा है। आप अगर यस अपना सर। जेब से, आप अगर अपना जेब से आपके लिए प्रीमियम भर रहे हो, आप अगर अपना जेब से आपका स्पाउस के लिए प्रीमियम भर रहे हो एंड चिल्ड्रन के लिए प्रीमियम भर रहे हो, तो ऑफ कोर्स जितना प्रीमियम आप भर रहे हो स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उसका बेनिफिट आपको दिया गया। कहाँ? आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वहां से लिस्ट कर दिया गया। एवरीवन, सब लोग को समझ में आया ये पूरा खिचड़ी जो है? तो गाइज हम पहले दिन ही पूछ लिए थे कि आप लोग को ऊपर ऊपर पढ़ना है कि डिटेल में घुस के पढ़ना है। तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन आप लोग को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहा है कि हाँ मार्केट संभाल लेंगे हम लोग। ऐसा बात क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं हम लोग। पहले बोलो आप लोग कन्विंस्ड हो, फुल्ली कन्विंस्ड हो, होना ही चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर आप ही लोग आंसर दियो करेक्टली। आई एम थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर दियो। वेरी गुड, वेरी वेल डन। अब एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर अभी भी है? हाँ लास्ट क्वेश्चन सर। मेरा प्रीमियम पेड हुआ है 20,000। आपका कितना प्रीमियम पे हुआ है? 20,000। एक साल में मैं प्रीमियम पे किया 20,000। दिस पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एलआईसी। आई रिपीट, जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द एलआईसी। कोई भी दूसरा तीसरे इन्वेस्टमेंट के लिए ये अप्लाई मत करना। सर वंस मोर, जो पॉइंट आप बताने जा रहे हो, हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, ये पॉइंट वन एंड ओनली एलआईसी के लिए ही अप्लाई होगा, कोई दूसरा तीसरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर जल्दी से बोलिए क्या है पॉइंट? ये है कि आपको एलआईसी प्रीमियम का कितना अमाउंट एटीसी में मिलेगा, आपका मैक्सिमम कितना अमाउंट एलआईसी प्रीमियम का एटीसी में मिलेगा। आप बोलोगे सर क्या स्टूपिड बात है, आप तो ऑलरेडी बोल चुके हो जितना प्रीमियम पे कर चुके हैं उतना एटीसी में क्लेम करेंगे, इसमें और क्या कंफ्यूजन है? सर हमने तो बात बोले हैं, पर इसमें कंफर्मेशन भी है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितना प्रीमियम अमाउंट आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो। एंड द आंसर इज 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। आपका पॉलिसी वैल्यू का 10% जो अमाउंट होगा, एक साल में उतना अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो एज एलआईसी बोल के। तो यहाँ पे मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना है? से फॉर एग्जांपल 10 लाख। तो दोस्तों 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। मैं और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। और हमने प्रीमियम कितना पे किया? 20,000। तो आप लोग बोलिए क्या मैं 20,000 के लिए एलिजिबल हूँ? यस सर। पॉइंट क्या था? पॉइंट था यस कि सर। आप एलआईसी जो प्रीमियम पे कर रहे हो, आप जो एलआईसी का प्रीमियम पे कर रहे हो उसका कितना परसेंट, आई रिपीट, आप जो एलआईसी प्रीमियम पे कर रहे हो उसका कितना परसेंट आप एलिजिबल हो
क्लेम करने के लिए। क्या क्लेम करने के लिए? एटीसी क्लेम करने के लिए। आंसर क्या बोल रहे हैं? आंसर बोल रहा है बहुत सिंपल, आपका पॉलिसी वैल्यू जो होगा, आप जितना लाख का पॉलिसी लोगे उसका 10% करना है। आप जितना लाख का पॉलिसी लोगे उसका 10% करना है। 10% करने के बाद जो अमाउंट आएगा, मैक्सिमम उतना अमाउंट ही आप क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम उतना अमाउंट ही आप क्लेम कर सकते हो। कहां? एटीसी में, एज एलआईसी प्रीमियम। तो हम लोग के जो एग्जाम्पल है, पॉलिसी वैल्यू था 1 लाख, सॉरी 10 लाख, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। तो हम लोग मैक्सिमम 1 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? 1 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। बट हम लोग का प्रीमियम पेड कितना हुआ? 20,000 ही हुआ। तो क्या हम लोग दायरे के अंदर है? हाँ सर, हम लोग दायरे के अंदर है। 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से बहुत कम हम लोग दिए, तो हम लोग के लिए पूरा 20,000 ही एलिजिबल है। लेकिन आप सबको पता है ये जितना सारा हम लोग आइटम लिखे हैं, कितना लिखे हैं? टोटल 16 आइटम। गाइज आपको क्या लग रहा है, एटीसी में हर एक आइटम के लिए 1.5 लाख एलोकेटेड है कि सबको मिला के 1.5 लाख है? गाइज एटीसी का ऑप्शन कितना दिया गया आप लोग के साथ? 16 ऑप्शन है। मतलब ये 16 जगह पे इन्वेस्ट करोगे, 16 जगह पे खर्चा करोगे तो आपको एटीसी मिलेगा। लेकिन ऊपर लिखे था ना एटीसी में मैक्सिमम मिलता है 1.5 लाख। एटीसी में मैक्सिमम कितना मिलता है? 1.5 लाख। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि 1 ऑप्शन के लिए 1.5 लाख, 2 ऑप्शन के लिए 1.5 लाख, कि सबको मिला के 1.5 लाख? कम ऑन यार, कि सबको मिला के 1.5 लाख? आंसर है सबको मिला। सबको मिला के 1.5। वेरी गुड। जो लोग इनबॉक्स किए आंसर, श्रुति, विशाल, सरन, महिमा जी, सब लोग एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्षा, तो आप लोग संभल रहे हो, राइट? तो एलआईसी का कहानी पूरा क्लियर हुआ? जितना तक बोले उतना तक पूरा क्लियर है आप लोग को? यस सर। लेकिन सर यहाँ पे और एक बात है, हाँ सर। अगर 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 पॉलिसी होल्डर मतलब जिनके नाम पे अगर पॉलिसी पे कर रहे हो, सॉरी जिनके नाम पे प्रीमियम भर रहे हो, किनके नाम पे? जिनके नाम पे प्रीमियम पे कर रहे हो, वो अगर हैंडीकैप्ड हुआ तो उनके लिए 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। मतलब नॉर्मली 10% मिलता है। अगर इंश्योर्ड पर्सन मतलब जिनके नाम पे पॉलिसी ले रहे हो, वो अगर हैंडीकैप्ड हुआ तो 20%। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? इस पॉइंट को लिख लेना चाहिए। व्हाट डू थिंक दोस्तों? आइए लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कोई लाइन लिखिए, हेडिंग करिए नोट्स ऑन एलआईसी बोल के। हाँ, एलआईसी मत लिखिए, लिखिए नोट्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन shall be claimed for life insurance premium paid is rupees, कितना बोलो? is up to, हाँ जी दोस्तों, कितना मिलता है आप लोगों को डिडक्शन मैक्सिमम? is up to what? 10% ऑफ वन यार, पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू। ये पॉलिसी वैल्यू मतलब कितने का पॉलिसी खरीद रहे हो आप? हाँ, कितना लाख का इंश्योरेंस बाय कर रहे हो? ठीक है, इसके अंदर और एक पॉइंट ऐड कर लो। इफ इंश्योर्ड पर्सन इज हैंडीकैप्ड, हाँ जी, कितना मिलेगा तब? 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। डन? कन्विंस्ड? सब लोग कन्विंस्ड हुए हो? जल्दी कंफर्म करो। बीकॉम में तुम लोग पढ़े थे ये सब चीज, एटीसी तो पढ़े ही होंगे, अगर टैक्स पढ़े होंगे तो। यस सर। तो यस सर। इतना डिटेल में कभी गए थे आप लोग, घुसे थे? तो अच्छे लग रहा है इतना डिटेल में पूरा जानकारी लेके?
तो पढ़ना जब भी है प्रोफेशनल तरीके से तो ऐसे ही पढ़ना। इससे क्या होता है, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। और अब जो बिकॉज देखो, अगर मैं इसमें बोल के चला जाता, ये वाला अमाउंट, ये तो लाइन बोलना था मुझे, ऑलरेडी हम बोल दिए थे लास्ट क्लास, ये वाला। सर इससे क्या समझ में आता है? अब मुझे बताइए प्रोफेशनली मैं क्या समझू इस लाइन से? हम लोग को सीए के टाइम पे भी ऐसे ही समझाया गया था, पता है, ये सब बात बोल के वही 1.5 लाख तक मिलेगा, बस उतना ही। जब मार्केट में काम करना है तब अलग से हर्डल आ रहा है। अब बॉस बोल रहे बैलेंस शीट बनाओ, क्लाइंट बोले सर मुझे बैलेंस शीट बना के दीजिए, अब मैं परेशान। भाई एलआईसी है क्लाइंट के नाम पे, कौन सा वैल्यू बैलेंस शीट पे लिखूं? ये 3 जन का प्रीमियम पे कर रहा है, 80 में कितना दिखाऊं? ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में। तो मैंने तब तय किया कि भाई जब भी किसी को साथ ज्ञानबाजी करना है तो इसे पूरा ज्ञानबाजी करना चाहिए, नहीं तो काम अधूरा अधूरा रह जाता है। बिकॉज ये एक लाइन से पढ़ के क्या होगा, सब ये बात जानने के लिए क्लाइंट मेरे पास थोड़ी आएगा। तो क्लाइंट तो खुद ही इंटरनेट से चेक कर लेगा। यार यूट्यूब चैनल इतना हो गया है आज के डेट में, टैक्स के ऊपर, इस सब कमेंट के ऊपर बहुत सारा रेपुटेटेड लोग अपना यूट्यूब में आके अपना ये सब चीज, बहुत सारे रेपुटेटेड रिस्पेक्टेड टीचर भी बोलते हैं, तो हम समझ लेंगे वहां से। बट सर मेरा टारगेट था काम करना। तो आज अगर मैं सीए फार्म में ज्ञान चला, या फिर मेरा पर्सनल क्लाइंट बेस बना रहा है, और हर एक इंडियन फैमिली में एक फैमिली छोड़ के फैमिली में लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, तो जैसे ही वो सब प्रीमियम वगैरह कागज वगैरह हम दे दिए, तो क्या करूं? जेरोक्स करके रख दूं, स्कैन करके रख दूं फोन पे, कि उसके लिए बैलेंस शीट में डालना होगा? सर बैलेंस शीट में डालना होगा उसको। यू शुड नो कि बैलेंस शीट जब बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितना रिकॉर्ड करोगे। तो दोस्तों कितना रिकॉर्ड करना है इन्वेस्टमेंट के नाम पे? कितना रिकॉर्ड करना है? जितना प्रीमियम दिया है उतना रिकॉर्ड करना है कि पॉलिसी वैल्यू रिकॉर्ड करना है? कम ऑन, बैलेंस शीट पे कितना रिकॉर्ड करना है? सर शुरू जित, से लेके, जितना प्रीमियम। हाँ कितना, कहां से लेना है? शुरू से, जब से पॉलिसी चालू हुआ है तब से लेके 31 मार्च जो साल का बना रहे हो, जब से पॉलिसी चालू हुआ है तब से लेके 31 मार्च तक जितना प्रीमियम भरे हो आप लोग, सबको जोड़ो, जोड़ के बैलेंस शीट पे डालो। प्रीमियम टिल डेट मतलब सबको जोड़ के। सर लास्ट ईयर मेरा 1,75,000 था, तो इस साल 20,000 और ऐड करो तो 1,95,000 बन गया, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जा रहा है। ये तरीका आना चाहिए आपको, ये बुद्धि आना चाहिए आपको, तब जगह मार्केट में रिस्पेक्ट भी अर्न करोगे और पैसा भी कमा पाओगे। तो लोग बोलते हैं यार 80C एक क्लास का टॉपिक है, आधा क्लास का टॉपिक है, इतना टाइम कौन लगता है? आप देखो 1.5 क्लास हम लोग, आज का क्लास पूरा अभी तक मेरा खत्म नहीं, लिस्ट और भी बाकी है, और लास्ट क्लास का आधा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज एक बात बोलो, हाउसिंग लोन को संभाल लोगे? क्या मेरा स्टूडेंट्स हाउसिंग लोन संभाल लेगा? किसी भी तरह हाउसिंग लोन हो, क्या वो लोग ईएमआई को ब्रेकअप करके 80 में कितना डालना है, हाउस ओवर भी कितना डालना है, ये सब कैलकुलेशन कर लेगा? थैंक यू सो मच, आप लोग अगर कन्विंस्ड हुए हो तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा नॉलेज से आप लोग का नॉलेज ग्रो कर रहा है, एंड आई थिंक यू गाइज आर एंजॉइंग। रिडक्शन चैप्टर एक रट्टा मारने वाला चैप्टर है, जहां पे आपको याद रखना पड़ता है, कोई लॉजिक तो है नहीं यहाँ पे। अब 10% क्यों सर? पहले 20 था फिर 10 कर दिया, क्यों किया? सर नो लॉजिक, गवर्नमेंट ने किया है, फॉलो करो। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ढूंढना है कि कहाँ मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, तो ये सब जगह है जहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है। संभाल रहे हो? चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में बोल दिया कि एजुकेशन आपके स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, मतलब जो रेगुलर कोर्स ऑफ एजुकेशन है। कोई स्पेशल कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई अपग्रेडेशन कोर्स, इस तरह कोर्स का फीस अगर है आपका तो फीस तो होगा ही, आप अगर करोगे, बट उसका डिडक्शन आपका पेरेंट्स को 80C में नहीं मिलेगा। मतलब आईसीए के लिए आपका पेरेंट्स जितना पैसा पे किया है वो अपने 80C में वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन आपका कॉलेज का मंथली फीस बोलो, स्कूल का मंथली फीस, जितना सारा फीस पे हुआ है वो सब के लिए आपका पेरेंट्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो अगर मेरे साथ कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, अभी जो कॉलेज अभी भी जाते हो, मतलब जो ग्रेजुएट नहीं हुए हो, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो मेरे साथ, तो आप अपना पेरेंट्स से बोलना कि मेरे पास एक आइडिया, आपको फायदा होगा। पता है, पेरेंट्स को जाके इम्प्रेस कर सकते हो कैसे? पेरेंट्स को जाके बोलो कि डियर पेरेंट्स, अगर मैं आपको एक फ्री फंड का एडवाइस दूं तो आपको कैसा रहेगा? मतलब मेरा कॉलेज का जितना सारा फीस अब तक आप मुझे दिए हो, जिसका रसीद है मेरे पास, ये फीस आप अपना कंसल्टेंट को बोलिएगा कि 80C क्लेम कर ले। ऐसा थोड़ा स्वैग से बोलना मम्मी पापा के सामने, तो सोचेगा कि हाँ हम लोग सही जगह इन्वेस्ट किए हैं, कुछ सीख रहा है। तो बोल लेना, एक बार देख लेना, ठीक है? जिनके घर में रिटर्न फाइल होता है, मम्मी पापा का रिटर्न फाइल होता है जिन लोग का हर साल, तो पापा का या मम्मी का या दोनों का अगर रिटर्न फाइल होता है तो उनको जाके बोलिए, अगर आप कॉलेज में अभी तक हो तो, आईसी के लिए तो नहीं मिलेगा, तो आप बोलिए कि कॉलेज का फीस जो आप देते हो हर साल मुझे,
इतना रसीद जो आ चुका है मेरे पास, ये टोटल करके जितना अमाउंट हो आप प्लीज क्लेम कर लीजिएगा अपने रिटर्न फाइल में। ऐसा करके पेरेंट्स को जगह थोड़ा हीरो बनो, ठीक है, ताकि आपको लगे, उन लोग को लगे कि आप सही से पढ़ रहे हो, ठीक है। बोल पाओगे ऐसा? कोई हो मेरे साथ ऐसा जो कॉलेज में हो और जिनका फैमिली में पापा का रिटर्न जाता है, बिजनेस का रिटर्न जाता है? नहीं श्रुति, ऐसा कोई बात नहीं है, फीस का रसीद होने से ही चलेगा। कॉलेज का, स्कूल का अगर फीस है, रसीद है तो चलेगा। स्कूल का तो छोड़ दो, कोई स्कूल स्टूडेंट तो नहीं हो मेरे साथ अभी। फीस का रसीद होने से चलेगा, बैंक से देना ऐसा जरूरी नहीं है। कॉलेज कब से बैंक से पैसा नहीं लगता है? कॉलेज तो कैश में ही लेता है ना। ये कॉलेज पेटीएम पेटीएम खेलता है? वो लोग तो अलग जंतर होता है, जाओ जो अकाउंटेंट बैठा रहता है वहां पे, अलग स्वागत है उन लोग का। जो गाइडलाइन आएगा उससे एक तरफ आगे भी नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जाएगा। ये है मतलब यही है। ड्राफ्ट है मतलब आपको ड्राफ्ट ही देना है, कैश इज नॉट अलाउड। कैश मतलब आपको कैश ही देना है, चेक, फंड ट्रांसफर, यूपीआई नहीं चलेगा। होता है ये लोग जिद, अब क्या करें, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू शो द डॉक्यूमेंटेशन, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन शो कर सकते हो तो बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। अभी अगर बोलेगा जीपे नहीं लेंगे, तो अगर ईगो दिखा के बैठे रहेगा तो बैठे रहो, पैसा जाएगा ही नहीं अब तक। क्यों? लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, कॉलेज बंद है, तो अभी मजबूरी। तो दुनिया में ना हम यही चीज सीखे कि मजबूरी बहुत कुछ सिखा देता है लोगों को, और लोग सीखते भी है मजबूर होके, ठीक है। और कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, ये सब प्रोविडेंट फंड है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको अगर इसमें पैसे जमाने जमा सकते हो। एफडी से थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पीपीएफ में मिलता है, थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पीपीएफ में मिलता है। रिस्क फ्री है एकदम, पूरा पैसा डालोगे तो पूरा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, और आपका पैसा आप ही का रहेगा। आप बिंदास इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जितना पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे वही 1.5 लाख तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो पीपीएफ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एसबीआई में चले जाओ, जाके बोलो मुझे पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है। तो श्रुति, आप लोग को याद होगा, आप और वासिम और हम तीनों कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे इसके लिए। हर एक बैंक में हम लोग गए थे, तो बैंक वाला क्या बोला था कि कोई बोला था फॉर्म नहीं है, कोई बोला था फॉर्म बाद में है, ये वो वगैरह वगैरह। तो हो जाता है, ठीक है। पूरा डालहौसी सेक्टर में जितना सारा बैंक है सब में छानबीन किए थे। एनीवे चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसे कि मैं आईसीए के एम्प्लॉय हूं, तो मेरा सैलरी से कुछ पोर्शन पीएफ के नाम पे काटा जाता है, मतलब मेरा सैलरी कुछ जाता है और आईसीए कुछ देता है। तो हम जितना अपना सैलरी से पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ऑब्वियसली आईसीए के एम्प्लॉय हूँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मेरा सैलरी का जो पोर्शन पीएफ में जमा होता है, रिपीट गाइस, मेरा सैलरी का जो पोर्शन पीएफ में जमा होता है, वो पैसा मैं एटीसी में क्लेम कर सकता हूँ। वो पैसा मैं क्या कर सकता हूँ? एटीसी में क्लेम कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ बोल के, ठीक है। और सिमिलर थिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होते हैं पीएफ, एसपीएफ। एसपीएफ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। गर्ल्स लोग, आप लोगों को ब्यूटी क्रीम का एसपीएफ मत समझना, एसपीएफ 70, एसपीएफ 60, वो डर्मेटोलॉजी वाला एसपीएफ नहीं है। ये एसपीएफ प्रोविडेंट फंड है, स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अपना सैलरी से जितना पैसा प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, वो अपना डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई सैलरी क्लाइंट चल के आए, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आप सबसे पहले पूछिएगा कि आपका क्या पीएफ काटता है? क्या सर आपका सैलरी से पीएफ काटता है? तो हाँ ना में जवाब देगा। अगर बोलते हैं हाँ पीएफ काटता है, तो आप क्या करोगे? उनके नाम पे, मतलब आपका क्लाइंट के नाम पे जितना पीएफ जमा हुआ है अप्रैल से लेकर मार्च तक, टोटल करके एटीसी में क्लेम करके दिखाना है। सर फिर से बोलिए। आपके पास एक सैलरी क्लाइंट आया जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी है और बोले मेरा फाइल करके दिखाओ, तो आप सबसे पहले क्या पूछिएगा? क्या सर आपका सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है? क्या सर आपका सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है? अगर वो बोलते हैं हाँ मेरा सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है, मेरा सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है, अगर वो बोलता है कि मेरा सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है, तो आप क्या करोगे? उसका सैलरी स्लिप लोगे और लेके अप्रैल से लेकर मार्च तक सैलरी स्लिप में जितना पीएफ उसके नाम पे जमा हुआ है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन बोल के जितना पीएफ जमा हुआ है, सारा पीएफ को ऐड ऑन करके एटीसी में डालना है। ये एक फ्री का डिडक्शन है, लोग भूल जाते हैं क्लेम करना। हम लोग को भूलना नहीं है, डिडक्शन का बेनिफिट देना है। जिस क्लाइंट का जितना मैं इनकम कम शो कर पाऊंगा, उसका लायबिलिटी उतना कम होगा, वो उतना खुश होगा। लोग पैसा बचाना जानता है, ठीक है। नेबार्ड का नाम सुने हो तो? कोई नेशनल एग्रीकल्चर कुछ होता है ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने।
तो उनका भी बॉन्ड इश्यू होता है। तो आप अगर नाबार्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, वाह क्या बात है सर। सर बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलू तो नो डिडक्शन, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोल जाऊंगा तो सर डिडक्शन मिलेगा। वाह, पैसा का पैसा भी होगा, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन वही है, कौन जाएगा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के लिए? सर ना तो उन लोग का एटीएम है हर जगह, ना तो ऑनलाइन फैसिलिटीज मिलेगा फंड ट्रांसफर का पेटीएम के साथ जोड़ना। सर बैंक ठीक है, बट फिर भी सरकार पोस्ट ऑफिस को प्रमोट करते हैं बिकॉज ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। इंडिया पोस्ट जो है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ओन्ड है, तो वो ऑलवेज अपना सेक्टर को प्रमोट करेगा। तो इसलिए वो बोलता है कि आप मेरे ऊपर अगर सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो आपको एटीसी में बेनिफिट भी दूंगा। अगर आपको बेनिफिट बेनिफिट खेलना है तो आइए हम लोग के पास, आइए पोस्ट ऑफिस और अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लीजिए, और जितना सेविंग्स पैसा डालिएगा क्लेम कर लीजिए। अच्छा, सुपर एन्युएशन फंड, ये सुपर एन्युएशन फंड जो है वो आपका बेसिकली कारखाना में या जहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं वहां पे होता है। वो क्या होता है एक्चुअली, सपोज मान लो 200 एम्प्लॉय का एक ग्रुप है, तो 200 एम्प्लॉय ने एक फंड बना लिया, हर मंथ 100 करके डालेगा। तो हर मंथ अगर 100 करके डालेगा तो 200 एम्प्लॉय इंटू 100 कितना होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो 20,000 रुपए, 200 इंटू 100 20,000 रुपए ना, हाँ 20,000 रुपए, तो 20,000 करके होगा पर मंथ। तो पूरा साल का कितना होगा? पूरा साल का हो जाएगा 2,40,000। ये पैसे से क्या करेगा? ये पैसे से अगर कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ता है या एम्प्लॉय कोई इंज्योर्ड होता है तो उस पैसे से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ख्याल बहुत ही नेक है कि खुद ही फंड क्रिएट करो और उसमें सब लोग पैसा डालो। अगर हम लोग कोई दोस्त बंधु अगर कोई बीमार पड़ जाता है और कोई सीरियस कंडीशन हो जाता है तो उस पैसे से उन लोग को मिल जाएगा। जैसे कि अभी फेसबुक में एक फोटो शेयर हो रहा है, आई डोंट नो कितना ये सच है झूठ है एंड ऑल दैट, बस फेसबुक का कमेंट मुझे सही नहीं लगता है। ऑलवेज बहुत लोग फेक करके भी डालते हैं कि रतन टाटा जी हैज अनाउंस्ड दैट कि टाटा ग्रुप में जितना सारा टाटा स्टील का जितना सारा एम्प्लॉय मर गए ड्यू टू कोविड, तो उन लोग को जितना मतलब रिटायरमेंट तक सैलरी उन लोग कंटिन्यू होगा, सैलरी बंद नहीं होगा, ऐसा न्यूज आया। ख्याल ट्रूली नेक है, बट इसके स्टेटमेंट मुझे अभी तक रिटर्न कहीं से नहीं मिला कि ऐसा न्यूज में भी नहीं है, हम फेसबुक में देख रहे हैं। अगर ऐसा सच में हो तो बहुत बढ़िया बात है। बट रतन टाटा जी क्यों लेगा? रतन टाटा जी तो रिटायर करेगा ग्रुप से, अभी तो जो उन लोग का जो मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन तो वो लेगा। एनीवे, अगर ऐसा ख्याल हो तो सुपर है, दिस ख्याल शुड बी ऑलवेज वेलकम। देखो फेसबुक में कमेंट, ये फोटो देखो आप लोग, बहुत लोग व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था, 2-3 दिन पहले की बात है। तो गाइस सुपर एन्युएशन फंड का मतलब समझ में आया? सुपर एन्युएशन फंड अगर ऐसा है सच में तो इट्स एब्सोल्युटली गुड। सर सुपर एन्युएशन का मतलब होता है वही वाला पार्ट जो आपका मतलब क्या बोलूं, बेसिकली वही आप अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो आपका। जिस दिन कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ेगा तो उसी से उसको ये किया जाएगा। सर हम पूरा जिंदगी बिता ली उस कारखाना में, उस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, बट आज तक ऊपर वाले का रैम से कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो जितना पैसा आप डाले हो उस कंट्रीब्यूशन में वहां से उठा लेना आपका आपका वाला, जब आप रिटर्न करोगे तो सुपर एन्युएशन का पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप क्या बोलूं, जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सरन क्या बोल रहे हो? एम्प्लॉयर हैज नो कंट्रीब्यूशन सुपर एन्युएशन, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिसाइड होता है सरन, ये खुद का सेफगार्ड है। एम्प्लॉयर तो अलग से आएगा, वो तो ग्रेचुटी या जो भी उनका अलग से जो पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है, वो ईएसआई वगैरह वो संभाल लेगा, वो वाला पार्ट। ये खुद का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। अच्छा, सुपरएन्युएशन फंड हो गया। ए सीनियर सिटीजन स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम मतलब अगर आपका घर पे बुजुर्ग है, पेरेंट्स या कोई रिलेटिव है, उनके नाम पे अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो जितना डिपॉजिट करोगे 80 में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड ईएलएसएस के बारे में क्या बोलना है, ये तो आपको पता ही है। ईएलएसएस स्कीम है जो इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड आपका पैसा किसी कंपनी का इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, तो ये आज के डेट में काफी पॉपुलर है ईएलएसएस स्कीम। ईएलएसएस स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो अगर इसमें आप पैसा डाल रहे हो और ये अगर 80C क्वालिफाइड है तो आप कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड का स्कीम में 80C बेनिफिट मिलेगा वो उसमें डालोगे तो भी कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका टोटल लिस्ट ऑफ द चैप्टर 80C का। तो इसमें से आप जितना याद रख सकते हो आप याद रख लो। नेक्स्ट दिन हम लोग क्विक रिकैप कर देंगे, ऐसे बात करते करते
हम लोग को याद हो जाएगा। और एक पैटर्न भी आपको बता देंगे कि इन्वेस्टमेंट में आपको ये याद रखना है, प्रोविडेंट फंड में आपको ये याद रखना है, और अदर्स तरीके से जैसे कि नाबार्ड हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एनएससी हो गया, ये एक अदर पार्ट में डाल देंगे। तो हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो एटीसी अच्छा लगा आप लोग को? तो गाइज ये था एटीसी का पूरा लिस्ट। इतना लंबा चौड़ा सेक्शन और नहीं है यहाँ पे, ये जितना लंबा चौड़ा है। तो मैं आप लोग को वही होमवर्क दूंगा, इसका एक पीपीटी बना लो। पीपीटी मतलब ये 16 इन्वेस्टमेंट का पूरा एटीसी का एक पीपीटी बना लो। जितना आप समझे हो उसका एक पीपीटी बना लो, एकदम पूरा एप्लीकेबल से लेकर नोट्स तक, अपने हिसाब से, अपना एनिमेशन डाल के, अपना यूसेज के हिसाब से, जितना आप समझो। मतलब ये पॉइंट देख देख के छापना नहीं है, ये डिस्कशन भी, तड़का भी लगाना है बीच में कि हाउसिंग लोन का क्या कहानी है, उसके ऊपर 2-3 स्लाइड बनाना है आपको, इस तरीके से, ताकि कोई क्लाइंट अगर पढ़ना चाहे कि सर आप मुझे ये सब नोट्स एक बार दे पाएंगे, थोड़ा मुझे भी पढ़ना था, तो आप शेयर कर पाओ। अब ये मत सोचो कि सर हम शेयर करेंगे तो मेरे पास क्यों आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयरिंग इज केयरिंग माना जाता है अभी, तो आप शेयर करोगे तो बंदा आप ही के पास ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जहां पे आया इससे जेन्युइन जगह, यहाँ से मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो वो झमेला नहीं लगे, वो आप ही के पास रहेगा। हाँ, वो खुद को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज आपसे लेगा, अगर उसको इच्छा हो तो इस तरीके से रेडी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करना सीखो। दिस इज कॉल्ड एटिकेट, क्लाइंट हैंडलिंग एटिकेट, जो आप लोग बैंकिंग का उस कोर्स में सीख रहे हो। टेलीफोन एटिकेट, ये एटिकेट, वो एटिकेट, ये भी एक तरह का एटिकेट होता है कंसल्टेंसी में। हर एक चीज फिंगर टिप पे रखो, जब भी किसी का दरकार हो दे दो, पढ़ना है पढ़ लो, सुनना है सुन लो। तो गाइस ये था हम लोग का एटीसी एंटर डिडक्शन। बट इतना तामझाम करने के बाद हमको डिडक्शन मिला कितना? सर इतना तामझाम करने के बाद डिडक्शन मिलेगा कितना? वही 1.5 लाख। इतना तामझाम करने के बाद, इतना ऑप्शन के बाद डिडक्शन कितना है सर? 1.5 लाख। ठीक है।